अब थोड़ा थोड़ा विश्व के परिदृश्य में विश्व के घटना स्थल पर सोवियत संघ के उदय के बाद, ग्रेट अक्टूबर सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के बाद समाजवाद के विचारों ने दुनिया में एक मकबूलियत हासिल की। और लोग समझ गए कि पछड़े देश, गरीब देश बिना समाजवाद के उनका कल्याण नहीं हो सकता, और बिना धर्मनिरपेक्षता के हम समाजवाद नहीं ला सकते। हमें समाजवाद के लिए लड़ाई सभी को साथ लेकर लड़नी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को, जानवाद को, समाजवाद को और जाति पाति भाषा, इन छोटे मोटे क्षेत्रवाद, ये सब बैरियर गदर पार्टी वालों ने तोड़ दिए थे। मतलब धर्मनिरपेक्षता के बिना आजादी का आंदोलन भी तो आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ। तो ऊधम सिंह इन सभी नए विचारों से लैस था इतने समय में। अब फिर वो गोली सिक्का, मतलब वो जो अपने नाम को कोर्ट में पेश करते हुए रखते हैं कि राम मोहम्मद सिंह आजाद, वो पूरी की पूरी इसी पृष्ठभूमि के अंदर से निकला हुआ। हाँ बिल्कुल जी। तो इसके बाद फिर वो काफी लिटरेचर लेके गदर पार्टी का और कुछ गोली सिक्का, रिवाल्वर वगैरह एक अटैची में डालकर वो वहां से वापस चल पड़ा। पहले वो कराची उतरा। कराची सैर करने के लिए गया बाहर, तो किसी ने पूछ लिया कि कैसे आए, नाम क्या है। अब उसके नाम कहीं वो फ्रैंक ब्राजील कुछ ऐसे यूरोपियन नाम भी रखे उसने। अच्छा। शेर सिंह भी कहीं कह देता है, कहीं उदय सिंह कह देता है, कहीं ऊधम सिंह कह देता है। तो कई नाम हैं उसके। वो अपने तीनों जो नाम है, शेर सिंह, उदय सिंह और ऊधम सिंह, उनके साथ और नामों का भी प्रयोग करता है। तो वो कराची में जिसने बाहर आने पर बंदरगाह से उसको वो शक्की व्यक्ति मालूम हुआ। उसने दोबारा जहाज पर तो उसे जाने दिया, पर उसने पूछ लिया कहाँ जाओगे? अमृतसर। रुकोगे कहाँ? मैडम नूर जहाँ है कोई कटड़ा या मोहल्ला था कि उसके यहाँ रुकूंगा। उसने अपनी मौज में ऐसे ही बता दिया, ये सोच कर के ये कोई साधारण आदमी है। तो वो सूचना अमृतसर पहुंच गई उस व्यक्ति उनके पहुंचने से पहले। वो तो फिर कराची आए, कराची से फिर वो शायद आगे इधर बंदरगाह में होते होते कलकत्ते उतरा। अच्छा। और कलकत्ते से अमृतसर आया। तो जब अमृतसर पहले ही दिन वो गया तो स्वागत करने वाले वहां भी तैयार थे, उसका तैयार थी। हाँ जी। मतलब बात को छोटी करें, उन्होंने पकड़ लिया। जी। और सामान तो उसने बताया कि वो तो तारा सिंह के कारखाने में रखा है। कोई मिस्त्री था जिनके वो पहले काम किया करते थे। जी। ना तारा सिंह उसका कोई मित्र था, वो उसको देख कर आ गया। तो उसने कहा कि वो मेरा अटैची वहाँ है, इनको भाई दे दो। तारा सिंह जाओ साथ। वो कारखाना बंद था, उन्होंने ताला तोड़ा, अटैची निकाला, 3 रिवाल्वर थे उसमें। अच्छा। 134 उनकी गोलियां थी। जी। तो वो पुलिस वाले पूछने लगे कि इसका क्या इन रिवाल्वरों का क्या करना था? वो कहने लगा कि फरंगियों को मारना है। हाँ। युद्ध करना है। जी। देश स्वतंत्र करवाना है। हाँ। यही तो करना था, इसीलिए तो आया हूँ। 5 साल कैद हुई, कोई चीज छुपाई नहीं, साफ शब्दों में कही। हाँ। 5 साल कैद हुई। जी। इसके बाद फिर वो 1927 में पकड़ा गया। वो जेल में ही था जब, और इससे पहले भगत सिंह के साथ भी उनका जिक्र आता है। उनके साथ यत्न करता है उनको मिलने का, क्योंकि उस समय तक भगत सिंह प्रसिद्ध पॉपुलर हो चुके हैं। वो जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है, उसमें 1928 में सोशलिस्ट शब्द का जोड़ना ये एक बड़ी घटना थी। और विचारधारा तौर पर समाजवाद को हिंदुस्तान के युवा वर्ग का पथ प्रदर्शक बनना, ये उन्हीं दिनों में था। भगत सिंह को जब फांसी लगी
तो उस समय ऊधम सिंह किसी जेल में थे। जी जी। उस जेल में पंडित किशोरी लाल थे उनके पास, शायद मुल्तान जेल में थे ऊधम सिंह के पास। ऊधम सिंह के पास। जी। पंडित किशोरी लाल से फिर उनको भगत सिंह के और भी ज़्यादा समाचार और उनके विचारों के संबंध में वो सब मिला। 32 में वो वापस आ जाते हैं रिहा होकर। फिर वो कश्मीर तक घूमते हैं जी। उधर भी जाते हैं। उनका मकसद मैं समझता कि बड़ी योजना थी उसके, वो खाली सैलानी नहीं था कि विजिट करने के लिए नहीं जाना, वो गुप्त रास्ते, जानकारियां किधर से किस देश की सीमा लगती है, जानकारियां जुटाने हाँ, की दृष्टि से। जानकारियां वो उनके बारे में जब अब वो यूरोप में जाएंगे जी, तो जी। सारा पूर्वी यूरोप उन्होंने गा दिया। जी, घूमे, जी। इटली में गए, जर्मनी में गए, हंगरी में गए, सोवियत संघ में गए, पोलैंड में गए, पूरा घूमे। हाँ, फ्रांस में गए, और इंग्लैंड में तो फिर वो काफ़ी रहते हैं। इंग्लैंड तो पिछले जीवन के अंतिम 6-7 वर्ष उनके इंग्लैंड में गुजरते हैं। जी, जी। और काम बड़े बदलते हैं, कभी कोई काम कभी कोई काम। यहाँ तक कि वो जैसे हम डग्गी वाले बोलते हैं, वो कपड़ों की डग्गी भी लगाते हैं इंग्लैंड में, किसी होटल में भी काम करते हैं, सब्जियां भी बेचते हैं, सामान उतारते चढ़ाते भी हैं। हाँ, समुद्री जहाज में कारपेंटर के तौर पर भी काम करते, कई गेड़े लगाए। अच्छा। जिस देश की बंदरगाह पर जाना वहीं उतर जाना, फिर वहाँ कोई और काम ढूंढ लेना, फिर कोई नया जहाज ढूंढ लेना, फिर उस पर सवार हो जाना। इस तरीके से वो घूमते रहे। तो इंग्लैंड प्रवास के दौरान फिर वो किसी उपयुक्त समय की तलाश में थे। अब 2 बातें हैं ऊधम सिंह के बारे में। एक बात तो जिसे हम कहते हैं वो बदले वाला सिद्धांत है कि जलियांवाले बाग का बदला। एक है कि प्रोटेस्ट करना है। ऊधम सिंह के आखिरी समय के जो उनकी मनोदशा है कुछ दिनों की, वो इसी पर केंद्रित है कि मैं बदला या प्रोटेस्ट। मेरा ख्याल है किसी भी क्रांतिकारी के लिए बदला शब्द तो छोटा है और प्रोटेस्ट बड़ा है। जी जी, बिल्कुल। ऊधम सिंह को सिर्फ बदले की भावना से वो ऊपर उठ चुका था। वो समझता था कि कोई ऐसा आंदोलन छेड़ दिया जाए, किसी ऐसी बड़ी चमत्कारक घटना के द्वारा कि लोगों में ऐसी बिजली की रौं कौंध जाए कि देश उठ खड़ा हो और अंग्रेजों को निकाल दिया जाए। उनकी ऐसी योजना थी और ये योजना उन्हें तब सिरे चढ़ती नजर आती थी जब विश्व परिदृश्य पर फिर दुनिया की शक्तियों का तवाजन बदलने वाला हो। और वो समय था सेकंड वर्ल्ड वार। जिस तरह पहले हमारे गदरियों ने फर्स्ट वर्ल्ड वार का उपयोग गदर के लिए करना चाहा, उसी थ्योरी पर चलते हुए ऊधम सिंह ने, अब ये घटना 1939 के करीब है, 1939 में ही सेकंड वर्ल्ड वार की आहट है। उन दिनों फांसीवाद इटली में, जर्मनी में, इन देशों में वो उसकी लगातार सुन रहे हैं हम, स्पेन में। तो ऊधम सिंह पहले तो उसने यत्न पासपोर्ट के लिए किए, उसके पासपोर्ट ओवरड्यू था कि वो बन जाए किसी तरह, इसलिए वो इंडिया ऑफिस में जाया करता था। एक दिन कोई भारतीय सज्जन थे, उनसे मिलने के लिए वो गया, तो उस दिन वहाँ जाकर पता चला कि वो तो वहाँ है नहीं। वो चाहता था कि मेरे पास पासपोर्ट हो, मेरा मोटरसाइकिल हो, कोई घटना मैं करूं तो उसके बाद फट मोटरसाइकिल पकड़ूं और निकल जाऊं यहाँ से और देश पहुंच जाऊं। ये ऐसी योजना भी थी उनके दिमाग में। इंडिया ऑफिस में वापस लौट रहा है तो सीढ़ियों के पास एक नोटिस लगा है कि कैक्सटन हॉल के ट्यूडर
रूम में जी। आज इतने बजे या कल इतने बजे कोई मीटिंग हो रही है भारतीय मामलों पर और फलां फलां, वो ये अलग बात है कि उसमें ओडवायर का नाम नहीं है कहीं भी, ठीक है, उस नोटिस में। हाँ, उस नोटिस में दूसरे लोग हैं, वो सर लुइस डेन है एक, जिसने अफगान सिचुएशन पर भाषण देना है। अच्छा। और एक बंगाल के गवर्नर रह चुके थे पहले, अच्छा। उनका नाम मैं अब भूल गया, वो 3-4 अंग्रेज सज्जन और थे उनके साथ, अलग अलग देशों की उस पे उन्होंने बात रखनी थी। हाँ जी। जी। तो स्रोतों में ये पहुंचते हैं वहाँ, उधम सिंह। तो ना उधम सिंह अगले दिन वहाँ पहुंच जाते हैं जी। ट्यूडर रूम में। वो 130 कमरों का, 130 कुर्सियों वाला कमरा है। जी। लोग ज़्यादा हैं, 150 के करीब, बाकी दीवार के साथ लगे हुए हैं। तो वो वहाँ जो सभा शुरू हो जाती है तो उस सभा का समाप्त भी हो जाती है। जी। तो उधम सिंह दिमागी कशमकश में है कि प्रोटेस्ट कहूँ या बदला। जी। तो रिवाल्वर वो अपना पिस्टल था उनका, वो जेब में ले गए थे। जी। जी। वो जब अपना भाषण खत्म करके नीचे आते हैं तो इसके बिल्कुल निकट में ही वो था ओडवायर, वो मतलब फ्रंट रो में था जी। डैश के सामने, जी। मंच पर नहीं था वो। अच्छा, जनरल ओडवायर मंच पे नहीं मंच था। पे नहीं था जी। नीचे से ही उठकर वो कुछ शब्द कहने के लिए ऊपर गया। हाँ। और बोलकर आकर फिर बैठ गया। हाँ। तो वो जो मंच पर थे ना, हाँ। इसने उन पर गोली चलाई। अच्छा। उधम सिंह ने। हाँ। वो गोलियां उनको घातक नहीं लगी। हाँ। फिर इसने पूछा भी कि वो मरा कि नहीं मरा। हाँ। और ये ओडवायर ने हाथ मारा ऐसे इसके रिवाल्वर पिस्टल की ओर। हाँ। हाँ। तो इसने धक्का दिया उधम सिंह ने, तो उसकी पीठ हो गई उधम सिंह की ओर। हाँ। इसने पीछे से फायर कर दिया। अच्छा। 2 गोलियां उस समय लगी। वो 9 इंच की दूरी पर से लगी थी, बिल्कुल नजदीक से। हाँ, वो उसकी मेडिकल रिपोर्ट में था जी। ओडवायर की। इसका मतलब ये अगल बगल में थे। तो उधम सिंह फिर भागने के लिए निकला है वहां से। मतलब एक जो चर्चा आमतौर पे जो बहुत विस्तृत बुक्स नहीं होती, उनमें शॉर्ट बुक्स में तो ये आता है कि भी ओडवायर जब लेक्चर दे रहे थे तो उधम सिंह ने उनको शूट आउट किया। उस समय नहीं किया, लेकिन ये जो जब आपने बताया ये हाँ जी, अलग चीज बताई। वो ऐसे था जी। वो उसका नाम अब मैं भूल गया। वो बंगाल का गवर्नर रहा था जी। अंग्रेज था वो भी। और करजन जो वायसराय थे उनका, वो जब बंगाल का बंटवारा हुआ तो वो करजन का लेफ्ट हैंड था उस समय 1905-6 में। 1905-6 में बदनाम था वो भी। जी। तो वो भी भारतीयों के दिलों में उसके लिए भी कोई अच्छी जगह नहीं थी। इसीलिए उधम सिंह पहले उसको मारना चाहता है। अच्छा। फिर उसने क्योंकि इसके रिवाल्वर में पूरी 5 पिस्टल में पूरी गोलियां थीं और 17 इसके जेब से बरामद हुई। जी। गिरफ्तारी के बाद। हाँ। अब ये इसकी इच्छा तो वारदात के बाद वहां से निकल जाने की थी कि फिर कोई आगे बड़े कामों के लिए। मगर वो एक बुढ़िया कोई आई, उसने इनको कंधों से पकड़ा। फिर एक कोई सार्जेंट था पुलिस का, उसने अपना ओवरकोट ऐसे डाल दिया, इसके मुंह ढक दिया कि आगे ना इसको दिखे ना कुछ और बढ़ ना पाए। पकड़ा गया। जी। जी। फिर मुकदमा चलता है लगातार, और मुकदमे के दौरान फिर वो कोशिश करता है कि कभी ये तो वो मतलब अगले उसी दिन ही वो बयान देता है पुलिस के सामने कि हाँ मैंने मारा है। इन लोगों ने हमारे देश को बहुत सताया था, इन्होंने हमारे पर बहुत अत्याचार किए थे और हम पीड़ित थे इनसे, तो इसलिए मारा है। हम नहीं चाहते हैं इनका राज, इनका शासन नहीं चाहते हैं। ये बातें तमाम उसकी आई मुकदमों में।
वो उसकी इच्छा थी कि फिर यहाँ से किसी तरह निकला जाए जी। और विश्व घटनाक्रम के साथ जोड़कर भारत की आज़ादी को निकट लाया जाए, कुछ और भूमिका अदा की कुछ जाए। और भूमिका अदा की जाए। कृष्णा मेनन से भी वो वहाँ मिलता रहा, जो भारत के बाद में बड़े विदेश सचिव रहे। विदेश मंत्री बने मंत्री भी बाद रहे। में। हाँ, कृष्णा मेनन। हम्म कृष्णा मेनन ने फिर इसके मुकदमे में दिलचस्पी भी ली। हम्म उन्होंने इसको डिफेंड करने में, हम्म और फिर इसके रैम की अपील के लिए, रैम की मतलब वो कोर्ट ने तो मृत्यु दंड दिया। जी। कृष्णा मेनन को जब पूछा गया कि इस अपील का क्या फायदा, तो उन्होंने, उनका जवाब था कि हम इसको अगर कुछ लंबा खींच लें तो शायद तब तक विश्व युद्ध- लड़ाई लग जाए, विश्व युद्ध हो जाए, हाँ, और उसमें कुछ घटनाक्रम बदल जाए, चीजें बदल जाएं। इसीलिए हम ये चाहते हैं। मगर वो सब नहीं होना था और नहीं हुआ। तो शिव सिंह एक इनका मित्र था, शिव सिंह जौहल जी। उनको पत्र लिखा करते थे, उनसे किताब की मांग करते थे। और इतिहासकारों का मत है कि उधम सिंह उनसे हथियार मांग रहा था जी। किताब नहीं। अच्छा, जौल से? हाँ, जौल से था जी। आरी लोहा काटने वाली जी। ये भी मंगवाए, ये भी लिखा किसी उर्दू लेटर में कि जो अंग्रेज पढ़ ना पाए, कि एक आरी किताब भी किताबों की जिल्द में रख कर पहुँचाएँ। मतलब वो हाथ पैर तो मारता रहा जी, कि जी। निकला जाए, मगर वो परिस्थितियाँ बनी नहीं। तो उनको फिर 31 जुलाई 1939 को 1940 को, हाँ, 31 जुलाई 1940 को वहीं इंग्लैंड की एक जेल में सुबह पेंटनविल जेल 8:38 में उनको फट्टे पर लाया गया, 9 बजे के करीब उनको। और उनकी इच्छा थी कि मेरा अंतिम संस्कार भगत सिंह के प्रति, जैसे सराबा अपनी जेब, सराबा भगत सिंह के इष्ट थे और उधम सिंह का इष्ट भगत सिंह था। इनकी जेब में भगत सिंह की फोटो होती थी, उधम सिंह की। हाँ, उधम सिंह की जेब हाँ, में, भगत सिंह की जेब में सराबे की फोटो होती थी। हाँ जी, इसलिए एक रेवोल्यूशनरी, आने वाले रेवोल्यूशनरियों का रास्ता जो है वो रोशन करता है, एक दूसरे के लिए एक दूसरे पथ प्रदर्शक होते हैं। जी, जी। इनकी इच्छा थी, वो तो पूरी नहीं हुई, मगर एक और भारतीय क्रांतिकारी जो 1909 में उसी जेल में फांसी दिया गया था, वो उनका नाम, वो सिरसा दिल्ली पुल पर जिनका बुत लगा हुआ, मदनलाल ढींगड़ा, मदनलाल ढींगड़ा, मदनलाल ढींगड़ा की कब्र के साथ इनको दफनाया गया जी, उसी जेल में। और वो सिखों ने आखिरी समय में कहा था कि एक ग्रंथी चला जाए वहाँ, तो उन्होंने कहा कि इसकी जीवन शैली तो सिखों वाली नहीं थी जी, इसलिए आपकी मांग हम नहीं मान सकते। मैं वृक्ष साहब इसमें अंत में 2 चीज़ें जानना चाहूँगा जी। पहला तो ये कि भी ये पूरा उधम सिंह का आपने एक जीवन का संघर्ष रखा, और निश्चित तौर पे उस दौर में जिस तरह का वातावरण था उसमें युवाओं में देश की आज़ादी के प्रति और देश की एक जो एकता का सूत्र है, हाँ जी, जो तमाम धर्मों और जातियों और समुदायों के बीच की एकता का मसला था, ये तमाम क्रांतिकारियों का बड़ा इशू रहा जी। लेकिन अब जो सवाल आ रहा है वो ये आ रहा है कि उधम सिंह हो चाहे भगत सिंह हो और दूसरे क्रांतिकारी जो आज़ादी के आंदोलन के हमारे शहीद हैं, चंद्रशेखर आज़ाद है, चाहे नेताजी बोस हैं जी, आज के युवाओं में इनके फोटो के प्रति तो लगाव है, लेकिन इनके विचारों से बिलगाव क्यों है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? सत्ता ने, हम कह सकते हैं कि जैसे ब्रिटिश सत्ता भगत सिंह या सराबा या चंद्रशेखर आज़ाद या उधम सिंह इनसे भयभीत थी जी, इसी तरह ही जो देश के पूंजीवादी शासक रहे अब तक भारत के जी, गत 80 वर्ष हो, 8 दशक हो चले हैं जी जी जी,
वो सब इनके विचारों से भयभीत थे। उन्होंने इनके विचारों के प्रचार प्रसार पर एक किस्म का अघोषित बैन लगाया है हाँ, कि इनके विचार ना लोगों में जाएं। लोगों में ये जाए कि भगत सिंह बड़ा खूबसूरत हैट लगाने वाला युवक था, बहादुर बड़ा वीर था, मगर वो चाहता क्या था, हाँ, वो कैसा देश चाहता था, हाँ, इस बात की चर्चा मत करो। ठीक अगर कोई करे तो उस पर उसको लताड़ लगाओ। जी। भगत सिंह, सराबा या ऊधम सिंह हम्म, इस लूट खसूट वाले राजनैतिक ढांचे के कट्टर विरोधी थे। वो नहीं चाहते थे, खुदा ना खास्ता अगर वो आज आ जाएं, इस देश को देखें, तो वो कहेंगे कि शायद हमारा बलिदान हमने गलत तो नहीं कर दिया, हमने ये तो नहीं सोचा था कि अंग्रेज़ों को निकालेंगे और फिर जो लोग आएंगे वो ऐसा देश बनाएंगे जिसमें 80 करोड़ लोग 5 किलो 2 अनाज के लिए। जून की रोटी के लिए तरस जाएंगे, और जिसमें हमारे लोगों को जैसे कामागाटा मारू उनका रोका गया था, इसी तरह ही फिर उनको जहाज़ों में चढ़ाकर हाथ पांव जकड़ अपनी कर नागरिकता सिद्ध करनी पड़ेगी। फिर उनको फेंका जाएगा। ये तो उन्होंने नहीं सोचा था। इसलिए जरूरत आज युवाओं में इस बात की है कि युवाओं की जितनी भी समस्याएं हैं वो इस गले सड़े सामाजिक आर्थिक ढांचे में हल नहीं की जा सकती है। उनको सिस्टम को बदलना होगा, और बदलने की एक व्योंतबंदी होती है, और उस व्योंतबंदी के लिए संघर्ष, अध्ययन, जद्दोजहद, ये सब जरूरी चीज़ें हैं। जो भगत सिंह ने उस समय नौजवानों को ये भी कहा था कि वो संघर्ष भी करेंगे और अध्ययन भी करेंगे। पढ़ो ताकि अपने विरोधियों के विचारों का जवाब तर्कसंगत ढंग से दिया जा सके। विद्यार्थी और राजनीति, विद्यार्थी और राजनीति। इसलिए आज सरकार कह रही है कि विद्यार्थी कभी चुनाव ही नहीं होंगे, राजनीति ना करें, राजनीति ना करें। हाँ। तो फिर राजनीति ना करेंगे तो ऐसे ही गसियारे बना दिए जाएंगे जैसे अब वो बना रहे हैं। बाकी सारा देश अब जिस बात पर सरकार चल रही है कि 2-4 जो उनके सगे सोदरे हैं तमाम धन संपदा उनके काबू हो जाए और बाकी सब लोग सरकारी खरात पर जिंदा रहने वाले, कि किस किस्म का सिस्टम बन गया। मतलब सत्ताओं की जो योजना बंदी थी इनके विचारों को कुंद करने की, वो सफल हुई है। हम इसमें असफल हुए हैं कहीं, जो समाज को बदलने के लिए उनके विचारों को आगे ले जाने की जो कोशिश और उनके विचारों को आगे ले जाए बिना, और इनके वही जीवंत विचार जो हैं, विचार जब किसी के मन मस्तक का हिस्सा बन जाते हैं तो वो एक पदार्थक शक्ति बन जाते हैं, वो मटेरियल फोर्स बन जाते हैं। तो उन क्रांतिकारी विचारों का ग्रहण करना जो है वो युवा पीढ़ी का परम दायित्व है। वो कर नहीं रही और उसे करना चाहिए। तो इसमें मेरा एक अंतिम सवाल जी, कि अभी 31 जुलाई को उनका ऊधम सिंह जी का शहादत दिवस पूरी देश में बहुत सी संस्थाएं, बहुत से लोग स्वतःस्फूर्त अपने लेवल पर जी आयोजित करेंगे, फूल माला पहनाएंगे, भगत सिंह ऊधम सिंह जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। हाँ जी। ऐसी संस्थाओं के बारे में आप उन संस्थाओं को क्या कहना चाहोगे कि उनको किस तरह का प्रयास करना चाहिए ताकि भगत सिंह चाहे ऊधम सिंह वो बिना शोर शराबे के लोगों के दिलों में बसते रहें, जो उनकी अपनी मूल भावना है, जो उनकी भावना थी साम्राज्यवाद की विरोध की भावना और देश की एक जो धर्मनिरपेक्षता की भावना थी, उसके साथ लोगों के दिलों में जिंदा रहे, तो वो संस्थाएं किस तरह का काम करें? उसलिए उन संस्थाओं को भगत सिंह या सराबा या ऊधम सिंह इनको इनकी वीर गाथाओं को महिमा मंडित करने के बजाय इनके विचारों का जो प्रचार प्रसार है वो किया जाए। कि ना तो वो लोग थे धर्मांध, ना थे वो लोग रूढ़िवादी, वो जो हमारे अतीत में
बढ़िया विचार हैं, ध्यानवादी थे प्रगति से। हाँ, उनको तो वो ग्रहण करते हैं। जी। और जो हमारे पाँव की बेड़ियां हैं, हाँ, इनको उन्होंने छोड़ तोड़ा। दिया था ठीक है। कि आगे बढ़ने के लिए पाँव की बेड़ियों से मुक्त होना होगा। हम्म। इसलिए जो विचार हमारे रास्ते के लिए अवरोधक हैं, उन वो त्याज्य हैं, और जो विचार हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे स्रोत बनेंगे, उनका हम हाथ पकड़ेंगे। इसलिए भगत सिंह वगैरह ने अपने पास्ट से भी बहुत कुछ लिया, और उस समय के दुनिया के जो बड़े चिंतक थे, मार्क्स थे, लेनिन थे, एंगल थे, उनका भी अध्ययन किया। जी। और समाज को बदलने की एक साइंस होती है, वो साइंस हम समझते हैं कि आज के युग में मार्क्सवाद, लेनिनवाद है, जी। जो समाज को बदलने की साइंस है। तब्दीली आम लोगों के पक्ष में, जी। जी। और आम लोगों के पक्ष में तब्दीली वो के लिए तब्दीली पसंद लोगों की जथेबंदियां भी होती हैं, उनको भी मजबूत होना होगा। देश में जितनी वामपंथी शक्तियां हैं, इनको एक मंच पर लाना होगा, इनको सभी को एकजुट भी करना होगा। और यदि लेफ्ट हमारे देश का वाम एकजुट होता है, तो इसके साथ बहुत बड़ा जो डेमोक्रेट और सेकुलर तबका है, उसको भी बल मिलता है। जब लेफ्ट कमजोर होता है, तो फिर जो सेकुलर और डेमोक्रेट हैं, फिर वो भी ऐसे ही डगमगाते हैं जैसे आजकल राहुल गांधी डगमगा रहा है। फिर वो डेमोक्रेट और सेकुलर रहते नहीं हैं। हाँ, भले ही ये डोंग करें, हाँ। यदि लेफ्ट मजबूत होगा तो उनका बड़ा पास्ट में बताता है कि इस देश में जब जब लेफ्ट मजबूत था, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, भूमि सुधार हुए, राजाओं के भत्ते, प्रीवी पर्स, इन पर रोक लगी, और सोशलिज्म की ओर कुछ बढ़ा गया, पब्लिक सेक्टर मजबूत हुआ। और जब जो लेफ्ट कमजोर हुआ, ये अडानी आए, और कारपोरेट क्षेत्र, और अब तो यहाँ तक कि वो कितना को बड़ा प्रांत पंजाब है, छोटा सा प्रांत है, और उसमें सरकार लाखों एकड़ जमीन जो है वो लैंड पूलिंग एक्ट में लाकर किसान को सड़क के किनारे बिठाने की नीतियां बना रही है। और ऐसा ही हरियाणा में भी होगा, पूरे देश में हो रहा है। पड़ोसी के जो भया सो अपने भी जान। इसलिए ये समय, आने वाला समय तीखे आंदोलनों का समय है, गहन संघर्षों का समय है, और इन आंदोलनों को, संघर्षों को समझने के लिए अध्ययन की जरूरत है। हमारे युवाओं को पढ़ना होगा, जानना होगा, और फिर जैसे हमारे पूर्वजों ने इसे विदेशियों से मुक्त हिंदुस्तान बनाया, आने वाली नस्ल को इसे शोषण से मुक्त हिंदुस्तान बनाना होगा। निश्चित तौर पे उधम सिंह जी के जीवन के बारे में जितनी विस्तार से बातचीत वृक्ष साहब ने रखी है, हम समझते हैं कि आप लोगों को ये बहुत बेहतरीन एक समझ विकसित करने के काम आएगी। और ये बहुत बड़ा सवाल है कि आज हमें वो जो लोग आज़ादी के आंदोलन में जिन्होंने कुर्बानी की, उनकी कुर्बानियों से सीखने और समझने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने बेहतर भविष्य के लिए कुछ बड़े आंदोलन कर सकें, कुछ बेहतर कर सकें, और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बड़ा कुछ, एक जिंदा मिसाल दे के जा सकें कि उनके अधिकार सुरक्षित हैं, उनकी गरिमा हर हाल में बनी रहेगी। वो लड़ाई उनकी जो आज़ादी के आंदोलन में थी, वो लड़ाई आज भी जारी है। और वो जो समाज में एक बराबरी की, सामाजिक न्याय की लड़ाई है, वो लड़ाई जारी है। और वो लड़ाई बिना विचार, बिना समझ के नहीं लड़ी जा सकती। और वो विचार और समझ को विकसित करने के लिए निश्चित तौर पे हमारे आज़ादी आंदोलन के जो शहीद हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है, और उनकी याद किए बिना हम इस समझ को विकसित नहीं कर सकते। आप तमाम लोगों ने हमारी बातचीत सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वृक्ष साहब, आप हमें इतना समय दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया शेखुपुरिया जी, तुसीं आए, बहुत मेहरबानी। सारे श्रोतिਆਂ ਦਾ आभार।